Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you political science for class 9, chapter 2nd. What is a democracy? Why democracy? Part 5th. I have completed part 4th of this chapter 2nd, and we have discussed about the simple definition of the democracy and demerit and merit of the democracy. And in this video I would like to discuss about the topic of broader meaning of democracy. We have know about the minimal and limited definition of democracy, and a majority is allowed to take decision on the behalf of all the people. The majority of people rule through their elected representatives. This become necessary, as we know that in democracy the representatives do all the things in democratic government in the form of the democratic government. जैसे रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल्स को देख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ द नेचुरल डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रूल इज़ बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन. तो चूंकि सारे लोग अगर देखा जाए तो उनकी बहुतायत संख्या है, तो उसके लिए इस इलेक्शन को रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, चाहे सेंट्रल असेंबली हो, स्टेट असेंबली हो, उसमें रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजे जाते हैं, और जो बाय द साइड ऑफ द पीपल, बाय द बिहाफ ऑफ द पीपल, दे take the decision, they evaluate or they tell all the points of the local side, and this becomes necessary. रिप्रेजेंटेटिव क्यों नेसेसरी हैं, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से क्यों शासन होता है? There are at least two reasons we have to know. The first, modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible them to sit together and take a collective decision. चूंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, पहले जब नगर राज्य का समय था, जैसे यूनान और एथेंस की बात थी, छोटे छोटे राज्य थे, जनसंख्याएं कम थी. तो चूंकि जनसंख्या कम थी तो कोई भी निर्णय डायरेक्ट होता था, जिसे प्रत्यक्ष निर्णय बोलते हैं. लेकिन चूंकि बड़े बड़े राज्य हो गए, और अगर हम इंडिया को देखें तो मोर देन 130 करोड़ पीपल लिव्ड हियर, एंड वी कैन सी अबाउट द USA, देयर आर मोर देन 33 करोड़ पीपल. तो जो इतने लोग हैं, तो इन लोगों को एक साथ बैठाकर या किसी मैटर पे कलेक्टिव डिसीजन लिया जाए तो यह संभव नहीं है. तो फिजिकली अपीयरेंस के तहत इस स्थिति में और उस क्षेत्र को बांट दिया जाता है, और उस क्षेत्र के आधार पे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है, और अलग अलग पार्टियों के लोग वहाँ पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 10 लाख की जनसंख्या है, वहाँ पे एक उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है. कई पार्टियों के उम्मीदवार वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, और एक को विजयी घोषित किया जाता है, और वह 10 लाख की जनता का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है. तो वह जो भी बात बोलेगा या जिस तरह की बातों को करेगा, तो वो कहा जाएगा कि वो 10 लाख लोग बोल रहे हैं. तो यह चीज़ संभव है. तो इसको कहा जाता है कि ही इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. वह उस जनसंख्या जो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसकी सारी बातें वह 10 लाख जनसंख्या बोल रही है, या 10 लाख जनसंख्या का जो निर्णय है वह उस व्यक्ति उस निर्णय की बात करेगा.
Second, even of they could, the citizen does not have time, the desire or skill to take parts in all decision. This gives a clear but minimal understanding of a democracy. A general people does not have enough time to take interest about the decision making or the event of national and international event. So how can we imagine that general people could do all the things? एक आम आदमी से इस तरह की आशा नहीं की जा सकती है कि वह सारे, क्योंकि आम आदमी संभवतः वह उन बातों को के प्रति वह जागरूक भी नहीं होता है कि किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं या कोई देश एक दूसरे देश के साथ किन घटनाओं पर या किन घटनाक्रम पर उसमें तीव्रता आ रही है, उसके संबंध किस तरह से हैं। तो यह एक आम जनमानस ना होकर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग या जो बहुत ही सजग और पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग इसके प्रति सजग होते हैं। तो इसलिए यह इसको एक संभावना से परे माना जाता है कि आम आदमी उसको ऐसा कर सकता है। ओके, समटाइम्स वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स। तो जो ये जो चीज़ें हुई हमने इसको रिप्रेजेंटेटिव इसको कैसे रखा गया, तो पहली बात रिप्रेजेंटेटिव में ये बोला गया कि एक रिप्रेजेंटेटिव कई लोगों के तरफ से वह अपनी बात करता है, इसलिए हमारी मजबूरी है रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड थिंग्स की रिप्रेजेंटेटिव एक आम आदमी नहीं कर सकता है और इसके चलते वह रिप्रेजेंटेटिव आम आदमी यानी कि कुछ जनसंख्याओं का द ग्रुप ऑफ द पीपल का वह प्रतिनिधित्व करता है। ओके, दिस गिव्स ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट। तो यह जो परिभाषा डेमोक्रेसी की है वह एक मिनिमल मानी जाएगी और इसके अंतर्गत ये अब ये हम कहा जाए कि इट इज़ ओनली कि इसको हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो अलग कर सकते हैं। वी नो दैट द particular form of the government is democratic or non-democratic, but we often say that the form of the government is good democratic or bad democratic। तो इसमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा कठिन होगा कि बैड डेमोक्रेटिक है कि गुड डेमोक्रेटिक है। ये तो सही है कि डेमोक्रेटिक है और नॉन डेमोक्रेटिक है, तो इसके लिए और बृहद स्तर पे जाना पड़ेगा हमें। और इसको ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातों को केवल हम सिंपल गवर्नमेंट के मामले में ही ले सकते हैं। इसके लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें हम वी कैन टेक decision or we can understand about the things the particular is a democratic or non democratic। organizations भी होती हैं not only for government। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि we are a very democratic family when a decision has to taken, my opinion is as similar as my father's opinion। जैसे हमारा परिवार है, हम लोग आपस में बैठ कर बात करते हैं और हमारे विचार हमारे पापा के विचार आपस में मिलते जुलते हैं और हम सब सदस्य किसी भी डिसीजन को आपसी सहमति के आधार पर कह सकते हैं करते हैं, तो हम कहेंगे कि दिस फैमिली इज़ अ डेमोक्रेटिक फैमिली। तो गवर्नमेंट की तो बात हो रही है, फैमिली की भी बात हो रही है, क्लास की भी बात हो सकती है। सपोज अगर ये बोला जाए कि आई डोंट लाइक टीचर्स हु डोंट allow student to speak and ask question in the class, I would like to have teachers with a democratic temperament। अगर स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई क्लास में एक टीचर, हम उस टीचर को नहीं पसंद करते हैं जो अलाउ नहीं करता है क्वेश्चन पूछने के लिए या किसी समस्याओं पे सरल तरीके से बात करना, तो यह हम को पसंद नहीं है। हमें वह टीचर पसंद है जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का हो, वह हमारी बातों को समझे एंड ही शुड गिव सेटिस्फाइड टू अस, देन वी कैन से द पर्टिकुलर टीचर हैज़ ए डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट्स। उसी तरह से किसी पार्टी के बारे में भी कह सकते हैं
जैसे कि कहा जाए कि वन लीडर particular party, one leader has a power to take all the decision and give all the order for obeying all the members of that particular party. अगर अपनी पार्टी में कोई लीडर कह रहा है कि हमारी ही बातों को माना जाए, जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं जिसमें एक पार्टी की बात मानी जाती है और उसी व्यक्ति ने उस पार्टी को बनाया है और उसके आदेश का पालन कोई नहीं करता है तो उसको पार्टी से निष्कासित किया जाता है और वो किसी अन्य मेंबर के डिसीजन को बिल्कुल महत्व नहीं देता है, तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर पार्टी इज अ नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी. ओके, democracy is a principle that can be applied to many sphere of the life. The democracy must aim to become. ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी जीवन के कई क्षेत्रों में भी हम पा सकते हैं. जैसे कह सकते हैं कि true democracy will come to the country only when no goes hungry to bed. And in a democracy, even citizen must able to play equal role in decision making, to have equal information, equal resources, and basic education and a lot of commitments. एक ट्रू डेमोक्रेसी उसे ही कहा जाएगा कि उस गवर्नमेंट के अंतर्गत या उस देश की अंतर्गत जो भी पीपल हैं वो भूखे नहीं मर रहे हैं, सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी का समानता का अधिकार दिया गया है एंड एवरी पीपल कैन टेक द इंफॉर्मेशन इन इक्वल मैनर. अगर कोई बहुत पावरफुल है और एक कमज़ोर है तो पावरफुल कमज़ोर को नहीं दबा सकता है. अगर इस तरह से कर रहा है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक कहा जाएगा. अगर वो उसकी राय को ले रहा है तो यह डेमोक्रेटिक कहा जाएगा. तो यानी सामने वाले के बारे में उसकी सहजता को स्वीकार करना, पॉलिटिकल राइट्स को मानना या इक्वलिटी देना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो ये सारी बातें ट्रू डेमोक्रेसी के अंतर्गत आ जाती हैं. वी आल्सो कैन से, अगर हम आइडियल के रूप में देखें कि इफ वी एग्जामिन of all the countries of the world, that which country is a true democratic country, तो थोड़ा दिक्कत होगी. अभी उस तरह के जो आदर्श की बातें हो रही हैं बिल्कुल डेमोक्रेसी के फॉर्म में पूर्ण रूप से कौन सा देश उतर रहा है तो अभी उसको अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है. लेकिन अगर और भी फॉर्म अगर हम ले लेते हैं जैसे मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल, तो ये सारे जो फॉर्म है गवर्नमेंट के, तो सारे फॉर्म से बेटर फॉर्म कौन सा है तो उसे हम बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं. तो इसीलिए कहा जा सकता है कि दिस इज द व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो भी हैं, और ये सारे अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से अच्छा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है. एंड वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, इन 10th क्लास, अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक फैमिली एंड more things about the democracy in descriptive sense. तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव सेंस में भी नेक्स्ट कक्षाओं में पढ़ेंगे. और इस जो आज का जो चैप्टर सेकेंड है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनिमल और लिमिटेड definition of the democratic country. I think you understand everything or every topic of this chapter second, and if you listen carefully this all the 5 video, I believe surely you will able to understand everything. And now I am going to complete my video. Thank you.